सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा छठवीं पहली इकाई का पाठ 6 है मेरा अहोभाग्य। चंद्रगुप्त विद्यालंकार इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव इत्यादि। लेखक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जब उनकी भेंट हुई थी तब क्या क्या हुआ था, उसी से संबंधित संस्मरण अर्थात यह पाठ। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्य कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। अब लेखक ने सन 1936 फरवरी माह की बात बताई है। बहुत ही पुरानी बात है। तब उन्हें शांति निकेतन जाने का अवसर प्राप्त हुआ, कारण वहाँ पर एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। जो भी लेखक, कवि साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। लेखक बहुत ही उत्साहित थे, उल्लासित थे, खुशी भी थी और उत्साह भी था। कारण था कि कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ जी, जिनसे मिलने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त होना मुश्किल था और ऐसा अवसर अब लेखक के जीवन में आया था। जिस दिन निश्चित किया गया था उसी दिन कोलकाता से बहुत सारे लोग शांति निकेतन जाने के लिए रवाना हुए, मतलब निकले। लगभग 1 दर्जन हिंदी वाले थे। 1 दर्जन मतलब 12 लोग। 12 हिंदी से जुड़े हुए लोगों का यह दल मतलब समूह था, जो कि शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। शांति निकेतन जाना यह भी बहुत सौभाग्य की बात होती थी और जो लोग इस साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे उन्हें एक अतिथि भवन में रुकाया था, जो कि शांति निकेतन का ही था। इस अतिथि भवन का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है कि अशोक के सघन उपवन के बीचों बीच यह बिल्डिंग बनाई गई थी। सघन मतलब बहुत ही घना उपवन था। उपवन मतलब बगीचा। हर तरफ अशोक के वृक्ष थे, ऐसा वह बगीचा था और उसके बीच में भवन बनाया था, जो कि अतिथि कक्ष जिसमें थे। बहुत ही सुंदर इमारत थी, बहुत ही अच्छी इमारत थी। जैसा उन्होंने शांति निकेतन के बारे में सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में लेखक ठहरे हुए थे। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत मतलब बहुत ही बड़ा, विशाल, और बरामदा मतलब ऊपर की मंजिल पर जो कमरे होते हैं उसके बाहर, जिसे हम गैलरी कहते हैं, जो जगह होती है उसे कहते हैं बरामदा। इस बरामदे में खड़े होकर बाहर जब लेखक ने देखा तो सामने
उन्हें बकुल के वृक्ष दिखाई दिए। बकुल एक वृक्ष का नाम है जो कि बहुत ही घने होते हैं, उनकी पत्तियां भरी भरी होती है, घनी होती है। दूसरे दिन प्रातः काल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। अब जिस दिन लेखक वहाँ पर आए थे, उसी के दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातःकाल मतलब सवेरे उन्हें बताया गया कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो कार्यक्रम की बैठक होने वाली थी उसमें गुरुदेव नहीं आएंगे। लेखक बहुत निराश हो गए, क्योंकि गुरुदेव से मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। अब जब उन्हें ये बताया गया कि डॉक्टर ने केवल 15 मिनटों के लिए उन्हें मिलने का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के साथ दर्शन तो होंगे ही, साथ ही उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हो सकती है। ये बात पता चलते ही लेखक बहुत खुश हुए। खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुशी होना। अब सभी लोग बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। क्षण मतलब पल, उस पल का इंतज़ार करने लगे जबकि गुरुदेव से मुलाकात हो। बेसब्री मतलब बिना धीरज रखे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। अब जब साहित्यिक कार्यक्रम हुआ, उसके बीच में जो समय होता है, मध्याह्न होता है, उसके बाद गुरुदेव से भेंट करने के लिए लेखक और उनके साथी गए। लगभग 4 बजे थे उस समय। गुरुदेव को ऐसा लगा, धारणा मतलब विचार, उनका विचार ऐसा था कि शायद 2-3 आदमी होंगे जो उन्हें मिलने आने वाले हैं। लेकिन जब गुरुदेव ने देखा कि 14 जन हैं जो उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने वार्तालाप की शुरुआत में ही मजाक कर दिया। कहा, अब तो मेरी इतनी क्षमता ही नहीं, मुझ में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि अब मैं दरबार लगाऊं, इतने सारे लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, और इस मकान में जगह भी कम है। ऐसा मजाक करते हुए उन्होंने सभी से परिचय प्राप्त किया और बाद में बातचीत वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। अब जब इन 14 लोगों से गुरुदेव की चर्चा हुई तो गुरुदेव ने कहा कि 50 साल पहले की बात है, जब उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था। इस क्षेत्र में हर कोई नहीं होता था, एक आध व्यक्ति होता था जो कि साहित्य क्षेत्र से जुड़ा होता था। जब प्रारंभिक कहानियाँ गुरुदेव की थी, जब उन्होंने लिखना शुरू किया, तब उसमें केवल ग्रामीण जीवन का ही वर्णन होता था। संसर्ग मतलब फैलना, तो ग्रामीण जीवन का जो फैलाव है, विस्तार है, उसी के बारे में कहानियाँ होती थी। उसके पहले बांग्ला भाषा में
ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि अन्य किसी बात पर साहित्य रचना की जाए या कहानियाँ लिखी जाए। अब गुरुदेव ने बताया कि उनकी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के बारे में पता चलता है। मनोवृत्ति मतलब उनकी सोच। उन कहानियों में कोई चीज़ है जो संसार के हर देश के आदमी को अच्छी लग सकती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि दुनिया में चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन हर जगह वो एक सा ही होता है। मतलब व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता, और यही कारण है कि जो ग्रामीण जीवन है उससे संबंधित कहानी हर किसी को अच्छी लगती है, हर किसी को भाती है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश की सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। अब क्योंकि गुरुदेव जो है वो श्रद्धा के पात्र है, सभी उनसे मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, तो उनकी बात सुनने के बाद लेखक से रहा नहीं गया और बिना रुके उनके मुंह से निकल पड़ा कि काबुली वाला ये जो कहानी आपने लिखी है वो हर भाषा में लिखी गई, उसे हर भाषा में लिखा गया और हर भाषा जानने वाले सभी बच्चों को वह कहानी बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन यह कहानी लिखने की बात आपके मन में कैसे आई? गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा। अब गुरुदेव ने लेखक के इस प्रश्न का उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि एक कल्पना मात्र है वह कहानी, कल्पना की सृष्टि है। तो उन्होंने बताया कि उनके घर में एक काबुली वाला आता था जब वे छोटे थे, और हमेशा आने के कारण वे उनसे परिचित भी हो गए थे। तब लेखक को लगा कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे ही इस काबुली वाले की भी एक छोटी सी लड़की होगी, और हम बच्चों को देखकर उसे भी अपने बेटी की याद अवश्य आती होगी। और जैसे ही यह कल्पना लेखक के मन में निर्माण हुई, वैसे ही उन्होंने इस कल्पना के कारण काबुली वाला यह कहानी लिखी है। तुम्हें जब कभी काबुली वाला यह कहानी कभी भी दिखाई दे या मिले, उससे अवश्य पढ़ना। हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी है काबुली वाला, बहुत अच्छी है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अब इसी तरह बातचीत चलती रही और सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जो भी ज्ञान गुरुदेव से लेखकों को मिल रहा था वह उनके लिए एक मानसिक खाद्य था, भोजन था, जिसकी भूख हमें होती है। मानसिक भूख होती है कुछ जानने की, वही सामग्री उन्हें गुरुदेव से मिल रही थी। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल 15 मिनट का समय दिया था बातचीत के लिए, परंतु 40 मिनट हो चुके थे तब तक गुरुदेव ने उनसे बातचीत की। और जब वे उठकर जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने कहा कि जब कभी मैं किसी से बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए कम समय दूं, तो उसे सच मत मान लेना, क्योंकि मुझे खुद लोगों से बात करने में आनंद मिलता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया।
गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई। अब गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य लेखक को प्राप्त हुआ। 15 मिनट के स्थान पर 40 मिनट तक वार्तालाप हुआ। लेखक ने सवाल भी किया और उसका जवाब भी गुरुदेव ने दिया। लेखक बहुत खुश थे। अब उन्होंने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उनसे विदाई ली। बाद में जहाँ उन्हें ठहराया गया था, जिस अतिथि गृह में रुकाया था, वहीं वे वापस आ गए। गुरुदेव के साथ जब उन्होंने बातचीत की तब उन्हें एक उल्लास, उत्साह निर्माण उनके मन में हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि ये जो उत्साह उनके मन में निर्माण हुआ है, ये कोई साधारण उत्साह नहीं। जब किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से हम मिलते हैं, उसकी छाप जो हमारे मन पर पड़ जाती है, तो हमारा मन एक असीम आनंद की प्राप्ति करता है और वही आनंद इस समय लेखक को हो रहा था। लेकिन बाद में जब लेखक को यह बात पता चली कि उन्हें जिस कमरे में ठहराया गया है उस कमरे में गुरुदेव स्वयं काफ़ी समय तक रह चुके हैं, और इतना ही नहीं, तो जो किताब उन्होंने लिखी है जिसका नाम है गीतांजलि, जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह किताब इसी कमरे के बरामदे में बैठकर उन्होंने लिखी है। जब यह बात उन्हें पता चली तो लेखक इतने खुश हुए कि जिसका ठिकाना न रहा। वे भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होना मतलब खुशी के कारण कुछ समझ न पाना, और उन्हें लगा कि क्या सच में वे इतने सौभाग्यशाली हैं, उनका भाग्य इतना अच्छा है कि ऐसे कमरे में ठहरे जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, ऐसी गीतांजलि लिखी गई। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर गुरुदेव से मिलने के संबंध में जो भी प्रसंग थे, जो भी उनकी याद थी, उस संस्मरण को हमें बताया है। जब हम अपने क्षेत्र में किसी को अपना आदर्श माने, जो हमें बहुत अच्छा लगे, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व से हमें मिलने का मौका मिले, वो सच में बहुत ही सुख की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। ऐसा ही सौभाग्य लेखक को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसीलिए उस समय की एक एक छोटी छोटी बात उन्हें अच्छी तरह याद है और वह खुशी उन्हें जीवन भर महसूस होती रही है। उसी को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है।